This is Neetu Yadav, and in this video we will continue with the topic from the chapter periodic classification of class 11th. Two properties we have discussed already, and then we will continue for the next. And what we have discussed, first property was atomic radius, radii we can say in plural form. Secondly हमने बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की. इसको एक बार फटाफट से 2 मिनट में रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताया था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. कि भाई एक एटम होता था, उसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए, minimum energy that is required to remove this last most loosely bounded electron from isolated gaseous state of this atom. ये एटम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए. तो हम उसको कहते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी. मान लो एक निकाल दिया, अब दूसरा भी निकालना है. जैसे मान लो किसी की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या एल्यूमिनियम है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो जब नेक्स्ट वाला निकाल, जैसे ये तो हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो हम इनको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. डिटेल में हम इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी है उस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा. और अगर इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आई होप आपको बहुत चीज़ें पसंद आएंगी. यहाँ पर कोशिश रहती है हर टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी तरीके से समझाने की. हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल ही ऐसा मेरा मानना है. बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही थी. वेरिएशंस मैं यहाँ पर आपको बता चुकी थी. लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ छोटा होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट. टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड मास इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी. यहाँ पर जो आज हमने आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी. फैक्टर्स की मैं यहाँ पर बात करूँगी जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला फैक्टर मैं बात करना चाहूँगी न्यूक्लियर चार्ज का. देखिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन. इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. फिर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या समझ रहे हो, जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इसका जो रिमूवल है वो क्या होता चला जाएगा, डिफ़िकल्ट होता जाएगा. अगर इसका रिमूवल डिफ़िकल्ट है, कहने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी. तो जो पहला फैक्टर हुआ वो फर्स्ट फैक्टर क्या कह रहा है, इफ न्यूक्लियर चार्ज increases then ionization enthalpy also increases. ये हमारा पहला फैक्टर है. दूसरा बात करेंगे हम चार्ज की. चार्ज कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई कैटायन है और कैटायन में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है. अब पेरेंट एटम से छोटा साइज हो गया, कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया, जैसे सक्सेसिव में हमने बात की थी. तो चार्ज अगर बढ़ता है, मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगी पॉजिटिव चार्ज को. चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी. आगे बात समझ में. चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी. जैसे हमने आयनिक रेडियस को कंपेयर किया था, अगर मैं कंपेयर करूँ Mg पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, एक हमारे पास कौन है Mg पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का केस कंसिडर करते हैं, एल्यूमिनियम पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव. ठीक है, तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव में से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, और एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी थी. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है
सेकेंड वाले में वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कैटायनिक होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि कैटायन का साइज़ छोटा होता है। अगर मैं इन दो कैटायंस को आपस में कंपेयर करूँ तो इसका साइज़ छोटा है क्योंकि इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। साइज़ छोटा है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाला केस है ये, ठीक है। तो चार्ज की भी बात हो जाएगी। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज मेनली कंसीडर किया है मैंने मेटल्स के केस में। थर्ड जो फैक्टर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा देखो, समझेंगे इस चीज़ को, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। देखिए, मान लो मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, देयर विल बी स्ट्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा अट्रैक्शन रहेगा, फर्स्ट केस। दूसरा केस, अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो दो में डिवाइड हो गया। आई बात समझ में कि भाई एक इस केस में तो क्या था, डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और यहाँ पर क्या हुआ, जब दो इलेक्ट्रॉन थे, या फिर मैं बात करूँ ये लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है दोनों में, लेकिन इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, बताओ इस लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से केस में ज़्यादा है, तो इस केस में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इन बिटवीन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिवाइड करा रहा हो। आई बात समझ में? तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। और इस केस में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन करने का मतलब कि बीच में अड़ गया वो उसके। आई बात समझ? जैसे मान लो एक क्लासरूम है, मैं पढ़ा रही हूँ, एक बच्चा क्लास में बैठा है, अगर एक ही बच्चा बैठा है तो मेरा 100% फोकस उसी बच्चे पर रहेगा, मैं सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगी, मेरा फोकस उसी बच्चे पे है। और अगर क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो मुझे मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरा जो फोकस है वो 20 बच्चों में बट गया। अब मैं इंडिविजुअल पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही जितना मैं एक सिंगल बच्चे पे कर पा रही थी। या मान लो 3 बच्चे थे पहले और अब 30 बच्चे हैं, या पहले 3 थे अब 10 है, तो डिवाइड हो गया ना फोकस। तो यानी कि जो बाकी बच्चे थे उन्होंने एक पहले जो बच्चा बैठा था उसको क्या कर दिया, स्क्रीन कर दिया, कवर अप दे दिया उसको। और अब अगर इस इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस को अगर स्क्रीन कर दिया, कहने का मतलब न्यूक्लियस से बचा लिया। अब न्यूक्लियस से बचा लिया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका जो रिमूवल है वो क्या हो गया, इजी हो गया। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? The last valence electron is screened by the electrons present in between. आई बात समझ में? और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बीच में प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा स्क्रीन करेंगे वो लास्ट वाले को, है ना। और स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा बाय द न्यूक्लियस ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब बचाव ज़्यादा हो रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, क्योंकि बीच में और इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर एक की जगह 2 होते तो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो 3 में डिवाइड हो गया, और पहले मान लो सीधा सीधा एक पे ही लग रहा था। तो इसका जो रिमूवल था वो क्या था, इस केस में रिमूवल क्या था, डिफिकल्ट था। और इस केस में रिमूवल क्या है, इजी हो गया। क्यों हो गया इजी? क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन ने इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर दिया। स्क्रीन कर दिया मतलब बचा लिया। शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम शील्डिंग इफेक्ट भी हो सकता है। शील्डिंग इफेक्ट समझ रहे हो, शील्ड कर देना, बचाव करना। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हुआ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो निकालना इजी है। कहने का मतलब थोड़ी सी एनर्जी देते ही आप इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सकते हो, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। ये एक फैक्टर हुआ, ठीक है। फोर्थ फैक्टर की मैं बात करूँगी, पेनिट्रेशन पावर।
या पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो। देखो पेनिट्रेट करने का मतलब क्या समझते हो, चीर के चले जाना, भेद के चले जाना। अब इस चीज़ को मैं समझाऊंगी, ये टर्म्स है अपने आप में, हो सकता है एक नंबर में इनकी डेफिनेशन भी पेपर में आ जाए, तो समझनी ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेट? पेनिट्रेट करके चले जाने का मतलब चीर के जाना, भेद के जाना। जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस होता है, तो हमें पता है सबसे पास में कौन होता है, एस, उसके बाद कौन होता है, पी, उसके बाद कौन होता है भाई, डी, और उसके भी बाद कौन होता है, एफ। अब एक केस है जिसमें मान लो आपको डी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, यहाँ डी है, और एक केस आपके पास है जिसमें एस से रिमूव कराना है। क्या लगता है किस में से इजीली रिमूव करा पाओगे? भाई एस जो है वो तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इन सब को पेनिट्रेट करते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके जाओगे, तो क्या लगता है कि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? फटाफट से सोचो इस बारे में। और दूसरा, मान लो आपको डी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको सिर्फ एक को ही क्रॉस करना पड़ा और आप इलेक्ट्रॉन को ले गए, और ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं था। क्या लगता है एनर्जी कहाँ ज़्यादा लगेगी? तो मेरा मानना ये है कि एस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट as compared to the removal of electron from D और P और F। सबसे इजी रिमूवल होता है F से, उसके बाद D, उसके बाद P, और सबसे डिफिकल्ट होता है कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, S से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू D। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा इफेक्ट कौन सा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबसे ज़्यादा किस में होता है, S में, उसके बाद P में, उसके बाद D में, और सबसे कम किस में होता है, F में होता है। ठीक है, और इस पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चलिए बात कर इस सेशन में इतना ही करेंगे। फैक्टर्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वैसे एक फैक्टर और बाकी है हमारा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर नंबर 5 एक्चुअली क्या था, कोई डिस्टर्बेंस छोटी सी आ गई थी बट अब चली गई है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, इतना ही रहेगा। एक सेकंड का टाइम देना मुझे, बस मैं ये चेक कर लेती हूँ कैमरा फोकस। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली थोड़ा स्टैंड हिल गया था। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। देखिए कंपेयर करते हैं हम, कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर आएंगे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे अभी। जैसे कि मान लो, अभी देखो इसका एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं पेनिट्रेशन का, यहीं पे समझाती हूँ। एक है मेरे पास बोरोन जिसका होता है 1s2 2s, क्या होता है भाई 2s2 2p1, और एक हमारे पास होता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 5 और इसका होता है 4, तो ये होता है 1s2 2s2। ध्यान देना, बोरोन के केस में हमें P से इलेक्ट्रॉन निकालना है और बेरिलियम के केस में हमें कहाँ से निकालना है, S से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो किसका डिफिकल्ट रहेगा, बेरिलियम का डिफिकल्ट रहेगा, S से निकालना है। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको देखूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करते हैं, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो मेरे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p3, और इसका होता है 1s2 2s2 2p4। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड है इसलिए वो क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ। इसलिए ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन अगर आप ट्रेड को देखो लेफ्ट टू राइट, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी, तो होना ये चाहिए था कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी और नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड। बट एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। और रीज़न क्या रहेगा,
स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत डिपेंड करेगा, मैटर करेगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सबको आता है, हमने सीखा भी है पहले चैप्टर 2 के एंड पे टॉपिक किया था पूरा। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का जहाँ भी केस आ जाएगा उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कितने नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली हाफ है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से इसमें से डिफिकल्ट है। तो हमारे पास 5 फैक्टर रहे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, पेनिट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की अगर बात है तो उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप आपको फैक्टर्स सारे समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सके। एंड प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके हमारी अपकमिंग वीडियोस की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th 10th साइंस को, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, और 11th 12th की केमिस्ट्री को। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट है जो इन चीज़ों से बेनिफिट ले सकता है, आप उसको प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।